वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये यूनिट जैसे इलेक्ट्रोस्टैट बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी सारे चैप्टर्स आगे बेस्ड होते हैं। सो इसको एक भी लेक्चर आप मिस मत कीजिए, हर चैप्टर अच्छे से, हर लेक्चर आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो देखिए कई जगहों पे आप देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही कैपेसिटर पढ़ा दिया जाता है। लेकिन यदि आप देखेंगे अपने मॉड्यूल में जो हमने दिया या फिर रेस वगैरह में आप देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद कैपेसिटर है, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैट के बाद ही कैपेसिटर पढ़ा दिया जाता है। तो लेकिन हम लोग ऐसा मानना है ये कोटा पैटर्न में कि इलेक्ट्रोस्टैट के बाद आप क्या पढ़ाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाइए एंड देन कैपेसिटर पे जाइए। तो उसका बेनिफिट हमें कैपेसिटर में मिलता है। जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ते हैं तो एट द एंड हम लोग आरसी सर्किट पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यदि मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करूं, जो अपना मॉड्यूल हमने जिस तरह से बनाया है और जिस तरह से इस सीक्वेंस को यदि फॉलो करें तो ज्यादा कन्वीनियंट है और ज्यादा आसानी से चैप्टर्स कवर होते हैं और ज्यादा वेरिएशन से हम लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने जो अरेंज किया है उसी तरीके से हम लोग अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका हो चुका है बच्चों। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड देन कैपेसिटर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसमें सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और उससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे। तो ये आपको अपने को बेसिक समझ में आ गया कि दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, अच्छे से क्लास अटेंड करनी है, ईच एंड एवरी क्लासेस, और उसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है और जो भी है क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसके घर पे प्रैक्टिस करनी है एंड मॉड्यूल को फॉलो करते चलना है। ओके मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट हो गया, उसमें आपको कंप्लीट कर लेना है एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कीजिए, सॉल्व एग्जांपल्स भी कीजिए। एक्सरसाइज 1 और 2 के सॉल्यूशंस गिवन है इलेक्ट्रोस्टैट के, उसमें कहीं भी दिक्कत होता है तो आप बोलिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस यदि मुझे आते रहे तो उस तरह के क्वेश्चंस का मैं अलग से भी वीडियोज आपको बता दूंगा और डिफरेंट तरीके के एडवांस लेवल के या फिर और भी जेई लेवल के या फिर नीट लेवल के डिफरेंट क्वेश्चंस यदि मुझे और भी आते रहे तो वो मैं उसमें आपको ऐड करता जाऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से। और भी तो हम लोग इसको करते ही रहेंगे। आप बस चैप्टर पढ़ते रहिए और वो क्वेश्चंस मैं बार बार डालता रहूंगा आपके लिए, कुछ अच्छे डिफरेंट क्वेश्चंस, तो उसके से आपका रिवीजन और भी होता रहेगा। ठीक है, ये एक रिवीजन पर्पस से भी अच्छा हो जाता है। एक बार आपने चैप्टर पढ़ा, एक्सरसाइज 1 2 किया, थोड़े और क्वेश्चंस आए, ये सब चलता रहेगा। और आपको मैं उससे रिलेटेड टेस्ट भी लूंगा नेक्स्ट वीक, इसलिए आप लोग प्रिपेयर होते रहिए क्योंकि टेस्ट भी होगा उस पर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगा। तो अभी आपको क्या होगा, धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा। आपको एक इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर तो चलना ही चलना है साथ में, और साथ ही साथ आपको अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते रहना है। इलेक्ट्रोस्टैट इसलिए भी चलना है क्योंकि अभी उसके क्वेश्चंस करेंगे, आप उसको रिवीजन करेंगे एंड देन उसका टेस्ट देंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में, और एक साथ आपको 2-3 चैप्टर्स ध्यान में रखने के लिए आप धीरे धीरे कैपेबल होइए, क्योंकि एट द एंड आपको एक एक चैप्टर का टेस्ट नहीं होता है। एट द एंड एग्जामिनेशन में आपको सभी चैप्टर्स एक साथ आते हैं। बोर्ड देंगे तो पूरे 12 के चैप्टर एक साथ आपको ध्यान में रखना है। नीट या जेई देंगे तो आपको 11 + 12 कंप्लीट पूरा का पूरा यूनिट आपको ध्यान में रखना पड़ता है, पूरा हर एक चैप्टर्स, हर एक यूनिट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए आपको अभी से आपको रिवीजन कई बार करते रहना होगा, नोट्स बनाना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और भी अटेम्प्ट करना होगा, टेस्ट रेगुलर देते रहना होगा। कोई डाउट्स है फैकल्टी से, कहने का मतलब आपको जो है सब्जेक्ट में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको वो सब्जेक्ट पूरे की पूरे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ध्यान रखना होगा, याद रखनी होगी काफ़ी सारी चीज़ें। तो विदाउट आप टाइम दिए पढ़ाई किए ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप टाइम दीजिए, थोड़ा घर पे पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज नहीं होगा। चैप्टर्स पढ़ लिया, खत्म हो गया, उसके बाद आगे बढ़ गए, फिर आप पीछे के चैप्टर्स रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है और इन बिटवीन हम लोग टेस्ट लेते रहेंगे और उससे भी आपको रिवीजन करने की मजबूरी रहेगी, तो आप ऑब्वियस रिवीजन करेंगे। फिर कुछ बच्चे नहीं करते रिवीजन, एक एक चैप्टर पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और जो पीछे का चैप्टर्स है उसके कारण उसका वीक होता चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने एक चैप्टर्स पढ़ा, जिस टाइम पढ़ रहे थे आप उस समय सीखे, सब चीज सॉल्व किया, सब कुछ किया, बट आप क्या करते हो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ जाते हो। जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, जो आपका कंप्लीट हो चुका है, वो आप उसको रिवाइज नहीं करते, उसके कारण धीरे धीरे वो फिर खत्म हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। आपको रेगुलर रिवीजन करते ही रहना होगा। ऐसा नहीं कि एट द एंड जब जाएंगे सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर एक बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए कभी आप।
ओके, आप 6 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल छोड़ दीजिएगा, आप फिर उसको पूरा रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आपको अभी से ही रखना पड़ेगा, तभी आप इंड में भी जाके उसको रिवीजन करेंगे तो कोई बेनिफिट होगा, अदरवाइज इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो ऑलरेडी ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता रखा है। यू आर नॉट द न्यू स्टूडेंट, ऑलरेडी आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो, तो काफी सारे पढ़ाई करने का तरीके, रिवीजन वगैरह मैंने सब बता रखा है। तो बस आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कहीं भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, जस्ट स्टे मोटिवेटेड, जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड कीप स्टडिंग। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। दैट इज आवर वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पे आते हैं, इस पे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था बच्चे, वहां पे चार्ज क्या था, रेस्ट पे था, चार्ज मूव नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा हर एक जगह चार्ज क्या था, रेस्ट पे, तो इसलिए उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज रेस्ट पे था, उसके डिफरेंट तरीके का बिहेवियर का एनालिसिस हमने किया। ओके, अब जब चार्ज मूव करने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, करंट वो करेगा, फ्लो करेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यदि चार्ज मूव करने लगे, फ्लो करने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये चार्ज अब क्या कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके डेफिनेशंस वगैरह भी लिखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन से, एंड देन इसके एग्जांपल्स और सब कुछ हम लोग देखते जाएंगे। तो आप लोग निकालिए नोट्स और बनाइए। तो हम लोग देखते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्योंकि हम लोग अभी चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया of conductor is known as electric current। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है बच्चे, यहां पे हमने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि रेट कितने तरह के होते हैं बच्चों, दो। तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो क्या लाएगा, एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के ही फ्लो करने का रेट है, बट एवरेज करंट दूसरा, इंस्टेंटेनियस करंट। ये कहां से आया बच्चे, हमने बेसिक मैथ में पढ़ा था, रेट कितने तरह के, दो तरह के, एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट को नॉर्मली करंट भी बोलते हैं, बट एवरेज को हमेशा एवरेज के साथ बोलना पड़ेगा। अब करंट क्या होता है, देखो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। तो करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट, एवरेज रेट, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये क्या आ गया, एवरेज करंट, आई एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो हमेशा क्या हो जाता है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डी क्यू बाय डी टी। ओके, अब यहां पे जो भी बातें हो रही थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर है, मान के चलो एक ये मान के चलो कॉपर वायर है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से यहां से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया और टाइम कितना लिया, डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया और टाइम डेल्टा टी, तो करंट, एवरेज करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और यहां पे क्या आएगा, यही डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो गया, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू बाय डी टी। आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अब इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे यूनिट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ये सब यदि बात करें, ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इन दोनों का डिवीजन क्या मिलेगा आपको, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। अब आप बोलोगे सर करंट तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है, क्योंकि करंट का तो डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि करंट का एक डायरेक्शन होता है, लेकिन किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए।
लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये कैसा क्वांटिटी हो जाता है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले यूनिट बता देता हूँ। देखो यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है, चार्ज और ये टाइम। तो चार्ज का क्या हो जाता है, कूलम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम का क्या आ जाएगा, यूनिट सेकेंड। तो ये क्या गया, कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं एम्पियर को, या तो कूलम पर सेकेंड बोल दीजिए, C/S कूलम पर सेकेंड, या फिर इसको क्या बोल देंगे आप, एम्पियर। तो आसानी से आपका आ गया। तो देखिए यूनिट तो आपको ध्यान रखना ही ऑब्वियस है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे दूसरा बात हम लोग क्या बोल रहे थे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बोलेगे सर डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है। ऑलरेडी मैंने वेक्टर जब पढ़ा रहा था वहां भी बताया था, करंट हैज डायरेक्शन बट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोल लीजिए, या फिर वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है। कैसे, एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपने क्या किया, एक वायर लिया, एक यहां से करंट गया मान लो 3 एम्पियर, और इधर से करंट कितना गया 4 एम्पियर। ये कितना है 90 डिग्री। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे। यदि वेक्टर होता तो आप क्या बोलते भाई, 3 और 4 कितने पे, 90 पे, तो ये कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर होना चाहिए ना। यदि 90 डिग्री पे है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री पे, तो 3 + 4 कितना होना चाहिए, 5। 90 डिग्री पे ये होता है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उसका रूट ये होता है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका रूट तो फाइनली क्या मिल जाता है आपको, 5। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट गया और इधर से कितना गया 4 एम्पियर है, दोनों 90 डिग्री पे, दोनों वायर 90 पे, इधर कितना जाएगा 7 एम्पियर। ये सीधा सीधा स्केलर एडिशन हो जाता है। तो ये आपने जो किया ना ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। फिर करेक्ट क्या है, ये देखो करंट का डेफिनेशन देखो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यहां से जितना चार्ज फ्लो हुआ और यूनिट टाइम में यहां से जितना चार्ज फ्लो हुआ, क्या दोनों आगे जाके सीधा ऐड होगा। आपने क्या किया भाई, यहां से गए 3, यहां से गए 4 और यहां हो गए 5, तो यहां से 3 चार्ज गए, यहां से 4 चार्ज गए और यहां 5 हो जाएंगे। इसका मतलब 3 + 4 कितने 7, टोटल 7 चार्ज गए और यहां बने क्या 5। तो चार्ज का क्या हो गया, लॉस। इसके हिसाब से तो चार्ज का लॉस हो गया ना, चार्ज का लॉस नहीं होता। यदि आपने 2 वायर में जोड़े, आपने इधर से 3 एम्पियर करंट लिया, इधर से 4, तो इधर 7 मिलना चाहिए आपको, क्योंकि यहां से 3 यूनिट चार्ज गया, यहां से 4 यूनिट चार्ज गया, तो इधर कितना जाना चाहिए 7 यूनिट चार्ज। ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रॉय थोड़ी हो रहा है, चार्ज खत्म नहीं हो रहा है, वो तो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो जितना चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आया और जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करके यहाँ गया, तो दोनों ऐड होके ही आगे जाएंगे। दिस इज द वेरी बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई current having direction but it is a scalar quantity because it does not obey the vector law of addition. okay, तो इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको बेसिक बातें अपने को समझ में आ गया बच्चे, क्या होता है करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट, किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टिंग वायर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेट निकालेंगे। टोटल चार्ज फ्लो, मान के चलो किसी कंडक्टर में यहाँ पे मैं बैठ के काउंट करूं कि कितना चार्ज फ्लो किया। क्यू किसके लिए होता है बच्चे, चार्ज के लिए। मान लो यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो किया, या डेल्टा क्यू टोटल चार्ज, या 5 कूलम 10 कूलम कुछ भी, मान लो 10 कूलम चार्ज फ्लो किया यहाँ से, मान लो कितना किया 10 कूलम चार्ज, और यहाँ पे टाइम कितना लगाया 2 सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यदि करंट निकालना है मुझे, यहाँ से करंट क्या आ जाएगा एवरेज, भाई 10 चार्ज फ्लो किया था 10 कूलम और टाइम कितना लगाया है 2 सेकेंड, तो ये कितना आ गया 5 एम्पियर। कूलम पर सेकंड क्या होता है 5, कूलम पर सेकंड क्या होता है एम्पियर, और 10/2 कितना 5 एम्पियर। तो ये बहुत बेसिक बात है। लेकिन ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसमें हम लोग और भी एनालिसिस करेंगे। मैथमेटिकल ऐड कैसा होता है इसका, मैथमेटिकली हम लोग इसको फिजिक्स में और भी किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर हम लोग डेफिनेटली चर्चा करेंगे। बट दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि मुझे किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसमें कितना टाइम लगा, दैट इज द करंट।
चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और पार्टिकुलर यदि इंस्टेंट पे निकालना है तो डेल्टा टी क्या करना पड़ेगा, टेंस टू जीरो। और ये सब हमने काफी पहले कर रखा है मैथमेटिकल। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। ये क्या है, डिफरेंशिएशन। डी क्यू बाई डी टी क्या है, दैट इज द डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्यू क्या होगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो ये मैथमेटिकल ऐड मैं जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में लेने वाला हूं, पहले आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, करंट इक्वल टू क्या लिखा था हमने यहाँ पे, डी क्यू बाय डी टी, ये लिखा था। ध्यान से देखिए, यहां से अब आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूं, देखो डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई डी टी होगा, ये इंटीग्रेशन होगा। ध्यान से देखना, यहां से डी क्यू क्या मिलेगा मुझे, डी क्यू क्या मिलेगा, ये टोटल चार्ज, ये मिलेगा टोटल चार्ज मिलेगा। ध्यान से देखो, ये आई इंस्टेंटेनियस, ये क्या मिलेगा मुझे, डी क्यू टोटल चार्ज मिलेगा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स यदि होता था, लॉजिकली समझो। यहाँ पे एक बात बताते हैं, ये चार्ज वर्सेस टी, ठीक है, चार्ज वर्सेस टी का मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ का जो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी का क्या मतलब होता है इन ग्राफ, ये क्या है, तो डिफरेंशिएशन। लॉजिकली देख, ये क्या है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव। यदि ग्राफ में बात करें हम लोग, ग्राफ में बात करें तो ये क्या हो जाता है, स्लोप। और ये ग्राफ में इसकी बात करें तो ग्राफ में ये क्या होता है, ग्राफ में ये क्या हो जाता है, एरिया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाता है, करंट वर्सेस टाइम का एरिया आएगा, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसका स्लोप। यदि मैंने यहाँ पे चार्ज वर्सेस टाइम का एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, जैसे मान के चलो एक ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया ऐसे चार्ज वर्सेस टाइम, तो इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका स्लोप क्या देगा, करंट। इसका स्लोप क्या देगा, करंट। अब लॉजिकली देखो, दूसरा क्या आ गया, करंट वर्सेस टाइम। तो करंट वर्सेस टाइम का, ये करंट वर्सेस ये टाइम। अब इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये करंट वर्सेस टाइम। देखो करंट यहाँ कांस्टेंट नहीं है, करंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है डिवाइस की करंट बढ़ता हो। तो इसका एरिया, इसका एरिया क्या देगा, एरिया क्या देगा, डी क्यू, दैट इज द टोटल चार्ज। यहाँ देखो रिलेट करो, इसका ग्राफ करंट वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ मतलब इसके ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन क्या देगा, टोटल चार्ज। तो इसका एरिया क्या देगा, टोटल चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, करंट। चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, करंट। और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, टोटल चार्ज। बात होगी यहाँ तक, बेसिक बात। अब यहाँ पे एक और बात समझो, यहाँ करंट इक्वल टू क्या था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही था ना। करंट इक्वल टू क्या था, क्यू। क्यू मतलब टोटल चार्ज, क्यू क्या है, टोटल चार्ज। और ये क्या है, टाइम टेकन, यही है ना, टोटल चार्ज फ्लो, यही है ना, जितना चार्ज फ्लो हुआ। और ये टी क्या है, टाइम। अब लॉजिकली सोचो, करंट भी इस तरह से लिखा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। अब बोलो सर ये क्या है, समझते हैं। देखो एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ये टोटल चार्ज और टोटल नंबर ऑफ चार्ज अलग अलग बातें हैं। टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है समझाता हूं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। देखो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, यदि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना, एक। दो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना, 2। 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना, 100। तो उसी तरह से यदि 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया, 100। और टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यही है ना। तो n इंटू क्या हो गया, है तो यही, q इक्वल टू एन। देखो q इक्वल टू एन, q के जगह ही मैंने एन लिखा है। तो क्या हो गया, टोटल चार्ज यदि मुझे लिखना है तो जितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हुए मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का ही होना है ऑब्वियसली। और यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑफ
1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है, ये आपको पहले से ही पता है, बात आ गई समझ में। तो यदि मुझे करंट निकालना है, यदि मुझे बोला कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और टाइम ले लिया 2 सेकेंड, ठीक है, तो क्या करूंगा 100 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। तो अब इन सबसे पे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, कॉन्सेप्चुअली कि सर ये होता है, इसका स्लोप ये देगा, इसका एरिया ये देगा, और इस तरह से नंबर ऑफ चार्ज होता है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब लॉजिकली सोचो n/t क्या होगा यहाँ पे, लॉजिकली एक और बात यहाँ पे ध्यान से समझो कॉन्सेप्चुअली, n/t क्या होगा, n क्या है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, n क्या है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो n/t क्या होगा बताना जरा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो दिस इज द n/t, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ओके। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि आप इसमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम कितना है, तो ये n/t निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कीजिए, इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखिए माय डियर, हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक पहले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके फर्दर एनालिसिस हम लोग करंट के डेप्थ में जाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस में, पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान के चलो मुझे एक ऐसा एग्जांपल दिया कि कुछ करंट फ्लो कर रहा है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, और आपसे क्या पूछा गया उसमें कि आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इफ क्वेश्चन दिया इफ 4 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो in a conductor in per unit time, ठीक है, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इन ए कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, देन फाइंड number of electrons flow per unit time, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए या नंबर ऑफ चार्ज। तो इसी पे चलते हम लोग, फॉर्मूला करंट इक्वल टू क्या था Q/T, और Q कैसे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय T। अब करंट कितना दिया यहाँ देखो 4 एम्पियर, तो 4 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम निकालना है मुझे, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा E, और E की वैल्यू कितनी होती है देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये होता है। अब मुझे क्या निकालना है n/t, ये निकालना है ना n/t, तो n/t की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, यही बोला ना फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे भी पर यूनिट टाइम है तो इसलिए टाइम 1 उतना ही रह जाएगा, तो नंबर ऑफ ये पर यूनिट टाइम। तो कई बार इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो क्या आ गया स्मॉल n इक्वल टू क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 16, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 19 पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 टू पावर 19 पॉजिटिव हो गया, और 1.6 है तो ये पॉइंट इधर जाएगा तो ऊपर 40 और नीचे 16, बाकी इसका फर्दर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2, चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, ये 5 और ये 2, ये कितना आ गया 5/2 दैट इज 2.5, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ पे चाहे तो आप इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.5 इंटू यहाँ से 5/2 दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19, तो ये आ गया 10 टू द पावर 19, ये n आ गया। और स्मॉल n हमने क्या लिया था दैट इज n/t दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन पर यूनिट टाइम, तो ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट हो गई, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चंस लेता हूं मैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे और यहाँ पे बोला जा सकता है कि जैसे आपको क्या बोला कि जैसे मुझे इस पे निकालना है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है आप देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट इक्वल टू क्या था dq/dt, और dq इक्वल टू क्या था
IDT इंटीग्रेशन IDT। तो अपना टारगेट है कि एक तो इस पे क्वेश्चन किया, उसके बाद इस पे क्वेश्चन, एंड देन इसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको क्या दिया गया है कि इफ इन ए कंडक्टर चार्ज फ्लो इज गिवन बाय, जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना वो गिवन है Q इक्वल टू कैसे, देखो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसा ले लेते हैं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो क्या बोला, फाइंड करंट इन 0 to 4 सेकेंड एंड करंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब ये देखो दो बातें आ गई, आपको एक Q दिया हुआ है, Q इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। आपको कहला फाइंड करंट इन 0 to 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड में करंट निकालना है, और करंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड भी निकालना है। तो 0 to 4 तो इंटरवल आ गया ना, 0 to 4 क्या आ गया, इंटरवल आ गया। ओके, तो आई एवरेज निकलेगा, आई एवरेज क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये आएगा। 0 to 4 में तो क्या निकालना मुझे पड़ेगा, आई एवरेज निकालना पड़ेगा ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और क्यू यहां से गिवन है, और टाइम कहां से कहां लेना है, 0 to 4। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी भी चीज का डेल्टा कैसे होता है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो क्यू फाइनल क्या, जब t इक्वल टू 4, ये फाइनल लिमिट 4 है, तो q एट 4 माइनस q एट 0 डिवाइडेड बाय टाइम 4 माइनस 0, ये करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा पॉज करके नोट कीजिए, क्योंकि इधर जगह है नहीं, तो इसको इधर से मैं मिटाना होगा मुझे। अब मुझे यहाँ से q फाइनल और q इनिशियल निकालना है, तो q फाइनल क्या आ गया, एट t इक्वल टू 4 पे। तो q क्या है यहाँ पे, देखो q इक्वल टू कितना आ गया, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, 3t की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1, यहां से क्या आ गया, ये 16 इंटू 3, ये आ गया आपको 58 57। ठीक है, ये आ गया 57, और आपको दूसरा क्या निकालना है, आपको q इनिशियल। तो q इनिशियल कितना आएगा, एट t इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1। ओके, अब यहां से मुझे क्या निकालना है, आई एवरेज। आई एवरेज क्या आ जाएगा, q फाइनल माइनस q इनिशियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, मतलब फाइनल लिखो या 4, ये। तो q फाइनल कितना आया, 57, और q इनिशियल कितना था 1, तो ये कितना आ गया 57 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0। ठीक है, 56 बाय 4, ये कितना आ गया, देखो। ठीक है, ये यहां से आपको कितना आ गया, 14 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और आपको ये कूलम में दिया हुआ है, किसमें, कूलम में। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यूनिट कूलम, और नीचे क्या आ जाएगा सेकंड, तो कूलम पर सेकंड क्या आ जाएगा, एम्पियर। तो ये कितना आ गया करंट, 14 एम्पियर। आगे बात समझ में यहाँ से। तो आई एवरेज कितना आ गया बच्चों आपका, 14 एम्पियर। ये बात यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, आई इंस्टेंटेनियस। तो आई इंस्टेंटेनियस के लिए क्या आ गया, यहाँ से क्या निकालना मुझे, डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ पे डी क्यू बाय डी टी आपको निकालना है। क्यू क्या है, यहाँ से देखिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 6t प्लस ये कितना 2 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और 2t का डिफरेंशिएशन 2, और यहाँ पे 3t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 6t। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, एट t इक्वल टू कितना 4 पे, क्योंकि जो भी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करना था वो कितना पे पूछा है, यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, करंट कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 प्लस 2, ये कितना आ गया 24 प्लस 2, ये कितना आ गया 26 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस लूंगे बच्चे, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए जल्दी से। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे क्या दिया गया आपको, पहले करंट दे दिया गया, इसमें बताया कि इफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर is given by I equal to 4d plus
2 ऐसा दिया, I इक्वल टू करंट इक्वल टू 4t प्लस 2, करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या बोला, देन फाइंड चार्ज फ्लो इन t इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड। ओके, अब यहां पे देखो, अब q इक्वल टू क्या होता था बच्चे, dq इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटीग्रेशन ऑफ i dt। तो यहां से पूरा का पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, q इंटीग्रेशन i dt। करंट क्या है 4t प्लस 2 dt, और यहां से लिमिट कहां से कहां लिखना है, टाइम का 0 से 3, तो लिमिट रख देना है मुझे 0 से 3। ओके, अब यहां से चार्ज निकाल लेते हैं हम लोग, q इक्वल टू क्या आ गया 4t dt, तो क्या आ गया 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t। यहां से क्या आ गया q इक्वल टू 2t स्क्वायर, यहां से क्या आ जाए 2t स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पे लिमिट लगाएंगे तो 0 से 3, यहां क्या आ गया 2t स्क्वायर प्लस 2t, और यहां से क्या आ गया 0 से 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चार्ज इक्वल टू कितना आ गया टोटल चार्ज। देखो यहाँ पे सीधा सीधा इंटीग्रेशन किया हमने, क्या हो जाएगा ये 4t स्क्वायर बाय 2, 4t स्क्वायर बाय 2, और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2t, यहाँ से क्या मिल गया फाइनली 2t स्क्वायर प्लस ये t है, ध्यान रखिएगा ये t है और ये प्लस है, 2t स्क्वायर प्लस 2t। तो अब यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर कितना है 3 और लोअर कितना है 0, तो q इक्वल टू कितना आ गया, देखो 2t की वैल्यू कितना रख दूं 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस, तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहां भी 0 रखेंगे तो 0, ये भी 0। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो चार्ज की वैल्यू कितना आ गया 18 प्लस 6 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 24 कूलम। यदि ये एम्पियर में है और ये टाइम सेकंड में है तो ये किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। तो चार्ज कितना आ गया आपका q इक्वल टू 24 कूलम, इतना चार्ज आपका फ्लो हुआ है। तो बेसिक एनालिसिस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए ग्राफ से लेते हैं, ये करंट वर्सेस टाइम। यदि करंट वर्सेस टाइम का मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, बोला कि ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये मान लो कितना है, इधर ले लेते हैं 4 और इधर ले लेते हैं हम लोग 6। ये करंट इन एम्पियर और टाइम इन सेकेंड। अब इसमें पूछा गया फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज फ्लो इन 4 सेकेंड। तो यहां से करंट कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे सॉरी मतलब चार्ज निकालना ना मुझे। चार्ज क्या हो जाता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, तो एरिया निकाल लो इसका। तो q इक्वल टू क्या आ गया एरिया, इसका एरिया कितना आ जाएगा हाफ, ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से q इक्वल टू क्या आ गया 6, यहाँ से क्या आ गया 6 इंटू 2 दैट इज 12 कूलम, चार्ज आ गया। ये एम्पियर में है, ये टाइम में है, ये केस में आ जाएगा कूलम में आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, कहीं डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है आपको, कहीं पे इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, और कहीं पे आपको क्या निकालना पड़ सकता है एरिया अंडर कर्व। इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग लगा के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद मैं लेता हूँ। देखिए बच्चे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, चार्ज क्यू या फिर स्मॉल क्यू ले लेते हैं, चार्ज स्मॉल क्यू मूविंग या फिर रोटेटिंग इन है, या फिर मूविंग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन ए सर्कुलर पाथ। ये एक्चुअली सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे रोटेटिंग लिखा है ना पोजीशन। इफ ए चार्ज क्यू रोटेटिंग या मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड कितना रखा v, तो बोला गया देन फाइंड करंट एसोसिएटेड विथ इट। ओके, तो चार्ज क्यू है रोटेटिंग या मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, देन फाइंड करंट एसोसिएटेड विथ इट। तो अब ये कैसे निकालें, तो सीधी सी बात है, करंट क्या होता है,
करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यदि कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R में यहां से इस तरह से, ये Q चार्ज है और ये V से मूव कर रहा है, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड यहाँ पे, और टोटल चार्ज कितना है Q, और ये T क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई R बाय V, या फिर T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई ओमेगा, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ये होता है। ओके, तो या तो टाइम पीरियड आप कैसे लिखेंगे 2 पाई R बाय V, या फिर टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे आप 2 पाई बाय ओमेगा। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको क्या पूछा गया है, V दिया है ना, तो V वाला यूज करेंगे। तो यहां से करंट क्या आ जाएगा, करंट इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो चार्ज कितना Q, टाइम पीरियड कितना यहां से 2 पाई R बाय V, तो 2 पाई R बाय V, तो यहां से क्या आ गया QV डिवाइडेड बाय 2 पाई R, तो यहां से करंट आ गया। अब आपको यहां से करंट की वैल्यू कितनी आ गई QV डिवाइडेड बाय 2 पाई R, दिस मच एम्पियर, इससे इतना करंट एसोसिएटेड है। ओके, तो चार्ज कूलम में लिया और यहाँ पे टाइम सब कुछ सेकंड में, ये मान लो R रेडियस भी मीटर में है, सब कुछ SI में हो, यदि R मीटर और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड सब कुछ SI में है यदि, तो करंट क्या आ जाएगा एम्पियर में। अब यहाँ पे करंट यदि निकाला जाए, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है स्पीड, ठीक है, लीनियर स्पीड। यदि इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी निकालना होता तो क्या लिखते 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, टाइम पीरियड लेते कितना 2 पाई बाय ओमेगा, तो पूरी वैल्यूज लिखो Q बाय T, यहाँ पे क्या आ जाता है Q बाय T, तो चार्ज कितना था स्मॉल q, और टाइम पीरियड कितना होता था 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे क्या करते 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ क्या आ जाता है Q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो करंट क्या आ जाता है Q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। गेट माय पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बताइए समझ में। तो इस तरह से डिफरेंट हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम हुआ तो मैं लूंगा, लेकिन दिस इज द मोर देन सफिशिएंट। हर कॉन्सेप्ट पे हर मैंने छोटे छोटे के क्वेश्चंस ले लिया, और यहाँ पे बस इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही इतनी जरूरत है, क्योंकि आगे इस चैप्टर का तो बहुत कुछ होना बाकी है। दिस इज द वेरी बेस्ट, समझिए एक तरह से इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इसमें काफी सारे डेप्थ है, काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, इसमें रेसिस्टेंस सॉल्व करना है, सर्किट सॉल्व करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। तो ये एकदम बेसिक बात था, बट फिर भी उसको हमने इतना स्ट्रेच करके बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि करंट कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, ओके, नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम कैसे निकालते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड एवरीथिंग। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग डिफरेंट तरह की इसका एनालिसिस करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां से हम लोग काफी फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और फिर उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली ज्यादा कंटेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस लेक्चर। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।